हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 23 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा में सदन के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त व चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्तार अब्बास नकवी। वर्तमान में यह केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और ये राज्यसभा कहाँ से हैं? झारखंड से। और इन्हें ही हाल ही में राज्यसभा के सदन के उप नेता के रूप में चुना गया है। बात करें कि राज्यसभा के सदन में नेता के रूप में किसे चुना गया है, तो ये हैं पीयूष गोयल जी को। पीयूष गोयल जी की बात करें तो ये वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री और केंद्रीय उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं पीयूष गोयल। ये राज्यसभा कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट बात करें कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उप राष्ट्रपति होता है और वर्तमान में कौन है? एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट बात करें राज्यसभा के उप सभापति कौन है, तो राज्यसभा के जो वर्तमान में उप सभापति हैं वो कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। तो ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो राज्यसभा का गठन हुआ था दोस्तों 3 अप्रैल 1952 को। और याद रखिएगा कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी 13 मई 1952 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा। और यदि ये पूछा जाए कि राज्यसभा को किस नाम से और जाना जाता है, तो इसको तो एक अपर हाउस कहते हैं और इसको ही कहते हैं परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस कहते हैं इसको क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो सीटों की संख्या है वो 245 है। और 245 में से जो सीटें हैं तो 233 तो क्या हो जाएंगी? राज्यसभा व केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचित होंगी और 12 जो सीटें होंगी वो मनोनीत की जाती हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, कला विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करें कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं, तो अधिकतम जो सीटें हैं 250 है। यदि 250 हैं तो 250 में से 238 क्या होंगे? निर्वाचित होंगे और 12 क्या होंगे? मनोनीत किए जाएंगे। तो यदि पूछा जाए कि वर्तमान में कितने सीटें हैं, तो 245 और अधिकतम कितने सीटें हो सकती है राज्यसभा में? 250। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो राज्यसभा के जो पहले सभापति थे वो पहले जो उपराष्ट्रपति थे कौन भारत के? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यही जो थे वो कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति थे। यदि पूछा जाए राज्यसभा के पहले उप सभापति कौन थे, तो पहले उप सभापति जो थे वो थे एफ भी कृष्णमूर्ति। यदि पूछा जाए राज्यसभा की पहली महिला उप सभापति कौन थी, तो ये भी याद रखिएगा, वायलेट आल्वा राज्यसभा की पहली महिला उप सभापति थी। नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि राज्यसभा में वर्तमान में सबसे कम उम्र की सदस्य कौन है, तो ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में राज्यसभा में सबसे कम उम्र की जो सदस्य हैं एमसी मैरी कॉम। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा जाए राज्यसभा में वर्तमान में सबसे उम्रदराज सदस्य कौन है, तो ये याद रखिएगा पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। तो ये राज्यसभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। और यदि पूछा जाए कि धन विधेयक कहाँ लाया जाता है, तो ये लोकसभा में लाया जाता है। और लोकसभा से यदि पारित हो जाता है तो 14 दिन के अंदर राज्यसभा द्वारा पारित करना ही पड़ता है। यदि ना भी करे तो 14 दिन बाद पारित स्वीकार कर लिया जाता है। तो धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में लाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो शुरू किया है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं या जिनके
जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु, माता या पिता की मृत्यु किसके कारण हुई है, कोविड-19 के कारण हुआ है, ऐसे अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब इसके तहत जो भी बच्चे 0 से 18 साल के बीच में हैं, उनको उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा, जो अनाथ बच्चे हैं उनको 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और यह लगभग कितने बच्चों को लाभ मिलने वाला है, तो 4,050 बच्चों को लाभ मिलने वाला है, यह भी कहा गया है। और साथ ही साथ जो भी लड़कियां हैं जिनके माता या पिता की मृत्यु कोविड-19 के दौरान हुई है, उनकी शादी में नगद 1,01,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। और यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कहा गया है। अब यह उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। तो इंडिया के मैप में देखें तो उत्तर प्रदेश कहाँ पास लोकेटेड है, तो उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखें इंडिया के मैप में, तो यहाँ पास स्थित होगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करें तो इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो बिहार के साथ लगती है। इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो 3 राज्य, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ लगती है। और उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा किसके साथ लगती है, तो ये लगती है उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा राजस्थान के साथ। नेक्स्ट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो ये नॉर्थ वेस्ट की सीमा है, उत्तर पश्चिम वाली सीमा है, वो किसके किसके साथ लगती है, तो यहाँ पास आएगा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के साथ लगती है। दिल्ली यहाँ पास लोकेटेड है। अगला बात करें उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा किसके साथ लगती है, तो ये यहाँ पास लोकेटेड होगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड और कौन से देश के साथ लगती है, तो नेपाल के साथ लगती है। ये भी याद रखिएगा। नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, तो ये भी याद रखिएगा, बिहार की लगती है। नेक्स्ट जो है उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो DLR नंबर है वो क्या है, 758031 है। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं और 31 जो हैं वो राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो क्या है, 1 सदनीय है या 2 सदनीय है, तो यहाँ 2 सदनीय है। विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के बनता है। तो यहाँ जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है, 403 है। यहाँ जो विधान परिषद की सीटें हैं वो कितनी है, 100 हैं। और सबसे अधिक विधान परिषद की सीटों वाला जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश ही है। सबसे अधिक विधानसभा की सीटों वाला उत्तर प्रदेश ही है। नेक्स्ट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। लखनऊ है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो ये कौन है, आनंदीबेन पटेल। और ये पहले कहाँ की एडिशनल गवर्नर थी, तो एमपी की थी। एमपी के वर्तमान में गवर्नर कौन बने हैं, तो मगन भाई छगन भाई पटेल बने हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में ही तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखिएगा कि 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा, तो ये कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश ही होगा। हाल ही में यहाँ कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो एक तो है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। एक है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। एक है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये वर्तमान में तीनों चालू हैं। और एक जो बन रहा है 4th नंबर का, वो है नोएडा में स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एक 5th नंबर का जो है श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ, अयोध्या में। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बन जाने से भारत का पहला 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला जो राज्य होगा वो कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश होगा। ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का एक स्थल है गंगा घाट और एक है वाराणसी। गंगा घाट जो वाराणसी में स्थित है, इसको यूनेस्को की संभावित लिस्ट में शामिल किया गया है। और किन किन स्थलों के साथ शामिल किया गया है, तो 6 स्थल हाल ही में यूनेस्को की संभावित लिस्ट में शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं,
एक तो है मराठा फैन वस्तुकला, ये कहाँ स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। एक है बैकल महापवाड़ी स्थल, ये कहाँ है? कर्नाटक में। दो हो गए। तीसरा जो है वो है कांचीपुरम का मंदिर, ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों, कांचीपुरम का मंदिर कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। और फोर्थ नंबर का जो है वो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। इसको भी यूनेस्को की संभावित लिस्ट में शामिल किया गया। और फिफ्थ नंबर का जो है बेड़ा घाट में स्थित नर्मदा नदी पर लैमता घाट, जहाँ पे डायनासोर के कुछ जीवाश्म मिले हैं, इसको भी यूनेस्को की संभावित लिस्ट में शामिल किया गया है। और सिक्स नंबर का क्या है? गंगा घाट वाराणसी का, तो ये भी याद रखिएगा। एक याद रखिएगा कि केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो केला महोत्सव का आयोजन किया गया कहाँ? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट याद रखिएगा, काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया? तो ये कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में ही। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला हाथी का अस्पताल कहाँ खोला गया है? एलिफेंट हॉस्पिटल, ये उत्तर प्रदेश। कहाँ? मथुरा में। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों। और एक याद रखिएगा कि जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, कौन? राजनाथ सिंह, उनकी जो चुनाव क्षेत्र है वो क्या है? लखनऊ है। याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का उच्च न्यायालय यूट्यूब पर कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात उच्च न्यायालय यूट्यूब पर कार्यवाही लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। इसका जो वर्चुअली इनॉग्रेशन किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन्ना जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बात करें, ये यूट्यूब कार्यवाही जो की जाएगी वो लाइव की जाएगी। इसको जनता देख सकते हैं, वहाँ के जज के फैसले क्या होते हैं, क्या निर्णय लिया जाता है, वकालत में क्या क्या वो फैसले किए जाते हैं, ये क्या किस दिन कौन सी बैठक की जाती है, ये सब जो कार्रवाई होगी लाइव की जाएगी गुजरात उच्च न्यायालय में। और इसको देख सकता है गुजरात की जनता लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर। अब नेक्स्ट बात करें, गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? अहमदाबाद में। ये भी याद रखिएगा। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रमनाथ, ये भी याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन्ना जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। तो एन.वी. रमन्ना जी किस नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है? तो सुप्रीम कोर्ट के 48वें नंबर के हैं। इसके पहले कौन थे? 45वें नंबर के, तो ये थे फरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1935 में। लेकिन पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। लेकिन 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया। नेक्स्ट याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। और एक याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस हीरालाल जेकानिया। जस्टिस हीरालाल जेकानिया। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे कौन? मोहम्मद हिदायत उल्लाह। नेक्स्ट याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी फातिमा बेबी। ये भी याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगला जो है ये गुजरात उच्च न्यायालय बना है। तो गुजरात के बारे में देख लीजिए। तो गुजरात जो है भारत का पश्चिमी राज्य है। गुजरात यहाँ पर स्थित है और इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ, इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है दादरा नगर हवेली के साथ लगती है और कुछ सीमा महाराष्ट्र के साथ भी लगती है। पश्चिमी सीमा अरेबियन सी के साथ लगती है। भारत का सबसे बड़ा समुद्री तटी वाला राज्य कौन सा है? या लंबा कह सकते हैं, यह गुजरात ही है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1200 किलोमीटर की समुद्र तट से सीमा लगती है। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। यहाँ की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गांधीनगर किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? तो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी की चुनाव क्षेत्र है। गुजरात के बारे में और बात करें तो भारत का पहला
रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 स्टार होटल कहाँ बनाया गया है? तो गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला जो 5 स्टार होटल बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया? गुजरात में ही बनाया गया है। अमेजॉन ने अपना पहला डिजिटल सेंटर की स्थापना कहाँ की है? गुजरात में की है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ बनाया गया है? ये गुजरात में ही बनाया गया है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ है? तो ये गुजरात में ही है। आज़ादी अमृत महोत्सव 75वीं बर्फगाड़ पर भारत की आज़ादी पर आज़ादी अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये अहमदाबाद में किया गया। तो इतना याद रखिएगा गुजरात के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में IOC द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में इंडियन ऑयल कारपोरेशन के द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी केंद्र में लगाया जाएगा। ये भी याद रखिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन ये प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन से क्या उत्पादित किया जाएगा? इसका उत्पादन किया जाएगा। भविष्य में ऊर्जा के बढ़ती मांग को, ऊर्जा गैस और तेल के बढ़ती मांग को पूर्ति करने के लिए यह पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में। अब यह किसके द्वारा लगाया जा रहा है? तो IOC इंडियन ऑयल कारपोरेशन के द्वारा लगाया जा रहा है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 30 जून 1959 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो रजिस्टर्ड मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में है। लेकिन वर्तमान में कहाँ मुख्यालय है? वो है न्यू दिल्ली में। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? श्रीकांत माधव। कौन है अध्यक्ष? श्रीकांत माधव। तो इतना याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमने तो चर्चा कर ही लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो हाल ही में DRDO द्वारा सतह से मार करने वाली जो मिसाइल का परीक्षण किया गया है, आकाश मिसाइल का। अब इसको कहाँ से परीक्षण किया गया? ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा से परीक्षण किया गया है। आकाश मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और अगला बात करें कि हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है। कहाँ से? APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो है उड़ीसा में, वहाँ से। पिनाका रॉकेट का भी हाल ही में परीक्षण किया गया है। और MP एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल का परीक्षण भी किया गया है। कहाँ? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा से। अब यह DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया है। तो DRDO के बारे में देख लेते हैं। DRDO का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। इसका जो आधार वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। इसके अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी हैं। इन्हें 2019 का मिसाइल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगला बात करें कि DRDO की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। इतना याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह द इंडिया स्टोरी नामक जो पुस्तक है भारत की आर्थिक इतिहास पर केंद्रित पुस्तक है। और यह भारत के RBI बैंक है, इसके पूर्व गवर्नर जो थे बिमल जालान के द्वारा लिखा गया है द इंडिया स्टोरी बुक, जो कि भारत के आर्थिक स्थिति पर या इतिहास पर केंद्रित। ये था आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दें।